दुबई का ये चमचमाता हुआ स्काईलाइन देखने में बिल्कुल मुकम्मल और तैयार लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जब आप नीचे सड़क पर खड़े होकर आसमान को चीरती हुई इस शीशे की खूबसूरत इमारत को देखते हैं, तो आप दरअसल पूर्णता के एक बहुत बड़े छलावे को देख रहे होते हैं। हमें ये मानने की आदत हो चुकी है कि जब निर्माण कार्य का ढांचा हटा लिया जाता है और उद्घाटन का फीता कट जाता है, तो इमारत की कहानी वहीं पूरी हो जाती है। लेकिन आज आप और मैं मिलकर थोड़ा करीब से देखेंगे। इस तपती सड़क से सैकड़ों फीट ऊपर, अपनी कलाई से भी पतले लोहे के तारों के सहारे हवा में झूलते एक अकेले इंसान को देखिए। वो 100वें फ्लोर के बाहर लटक कर कांच के पैनल से रेगिस्तानी धूल साफ कर रहा है। वो मजदूर सिर्फ खिड़की साफ नहीं कर रहा है, वो दरअसल एक बहुत बड़ी मशीन की सर्विसिंग कर रहा है। इस गगनचुंबी इमारत का हर एक कांच का पैनल, उसकी रबर की सील, खिड़की चलाने वाले ट्रैक और बाहरी दीवार के पीछे छिपे भारी भरकम कूलिंग सिस्टम रखरखाव के एक ऐसे अंतहीन चक्र में फंस चुके हैं जो इस इमारत की आखिरी सांस तक चलता रहेगा। यहाँ का अनोखा आर्किटेक्चर कुदरत के थपेड़ों के खिलाफ एक कभी न खत्म होने वाली जंग लड़ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि इन शानदार इमारतों का सबसे खर्चीला दौर उसी समय शुरू होता है जब इन्हें बनाने वाले मजदूर यहां से चले जाते हैं? आज हम इस दुनिया के सबसे ऊंचे शहर के छिपे हुए बिलों की पड़ताल करेंगे। हम सफाई के खतरनाक शेड्यूल, बाहरी दीवारों की बारीक जांच और स्टील को लगातार गलाने वाली समुद्री हवा के असर को समझेंगे। धूप में चमकता ये कांच सिर्फ एक मुखौटा है, असली भारी भरकम खर्च तो इसके पीछे छिपा है। निर्माण की लागत तो बजट में सिर्फ एक बार दिखती है, पर यह खर्च हमेशा के लिए है। इन इमारतों को चालू रखने का खर्च हर साल लौट कर आता है और समय के साथ लगातार बढ़ता ही जाता है। हम अक्सर इन टावरों को केवल इंजीनियरिंग का अनोखा चमत्कार मानकर देखते हैं, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र की नज़र से देखने पर इनकी हकीकत बिल्कुल अलग नज़र आती है। जब भी दुबई के इस आसमान में कांच का एक नया टावर खड़ा होता है, तो वो केवल एक नई संपत्ति नहीं बनता, बल्कि अपने साथ कभी न खत्म होने वाली एक कानूनी और व्यवहारिक जिम्मेदारी भी लेकर आता है। हर नए उद्घाटन समारोह के साथ लाखों वर्ग मीटर की नई दीवारें जुड़ जाती हैं, जिन्हें लगातार धोना पड़ता है। इसके साथ ही हजारों रबर के गास्केट जुड़ जाते हैं, जिनकी हर वक्त जांच करनी होती है। नई मशीनों की सर्विसिंग करनी पड़ती है, बिजली ग्रिड पर कूलिंग का भारी लोड बढ़ जाता है और इसके लिए लगातार नए पुर्जों की जरूरत पड़ने लगती है। एक नई इमारत बनते ही तुरंत मोटी कमाई और फायदे देना शुरू कर देती है। ये पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचती है, प्रॉपर्टी बाजार में तेजी लाती है, टिकटें बेचती है और ताकत का प्रदर्शन करती है। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते हैं, पुरानी हो चुकी इमारतों के रखरखाव की जरूरत भी बनी रहती है। वे लगातार बिजली खाती रहती हैं, उनमें नए पुर्जे लगाने पड़ते हैं, बाहरी हिस्सों की मरम्मत करनी होती है और उनका इंश्योरेंस भी हर साल महंगा होता जाता है। इस तरह जिम्मेदारियों का पहाड़ खड़ा होने लगता है। एक अकेला टावर, फिर उस पर बार बार होने वाले काम और उन कामों को सालों साल दोहराना, और फिर शहर में तेजी से बढ़ती ऐसी ही तमाम इमारतों की संख्या। तो फिर आखिर वो कौन सा मोड़ आता है जहां नया लैंडमार्क बनाने से मिलने वाले फायदे से कहीं ज्यादा उस पर होने वाला लंबे समय का खर्च भारी पड़ने लगता है? क्या कोई शहर अपने आसमान को इतनी तेजी से बढ़ा सकता है कि उसे संभालने वाला आर्थिक और साजो सामान का तंत्र ही पीछे छूट जाए? यहाँ ये साफ करना बेहद जरूरी है कि इस बात का कोई सार्वजनिक सबूत नहीं है कि दुबई ने इस खतरे की सीमा को पार कर लिया है। ऐसा कोई अकेला सरकारी बही खाता या रिकॉर्ड नहीं है जो ये दिखाता हो कि ये शहर रखरखाव के कर्ज में डूब रहा है। लेकिन किसी एक आंकड़े का सामने न आना यह साबित नहीं करता कि ये बोझ छोटा है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये भारी भरकम खर्च अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। इसका वित्तीय भार प्रॉपर्टी के मालिकों, सोसाइटी मैनेजमेंट, होटलों और बाहरी दीवारों की देखभाल करने वाली प्राइवेट एजेंसियों पर बिखरा हुआ है। ये पूरा शहर इस भारी भरकम खर्च को चुपचाप हजारों अलग अलग फाइलों में दबाए बैठा है। लेकिन काम का ये अंबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस सच से आंखें नहीं मूंदी जा सकती। जैसे जैसे इस चमचमाते शहर का आकार फैल रहा है, वैसे वैसे ये प्रशासन को इस अंतहीन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता खोजने पर मजबूर कर रहा है। इतनी गगनचुंबी इमारतों को आप किसी मामूली बहुमंजिला इमारत की तरह साफ नहीं कर सकते। यहां आप छत से सिर्फ एक रस्सी और बाल्टी लटकाकर काम नहीं चला सकते।
इन भीमकाय ढांचों के बाहरी हिस्से तक पहुंचने के लिए एक बेहद पेचीदा और स्थायी सिस्टम की जरूरत होती है। हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग मेंटेनेंस यूनिट्स यानी बीएमयू मशीनों की। ये विशालकाय और अत्याधुनिक तकनीक से लैस क्रेन और बंद गाड़ियां हैं जो इन गगनचुंबी इमारतों पर हमेशा के लिए लगा दी जाती हैं। ये छिपे हुए ट्रैक्स पर चलती हैं और इनके हाथ चारों तरफ घूम सकते हैं। गगनचुंबी इमारतों से जुड़ी वैश्विक संस्था काउंसिल ऑन टॉल बिल्डिंग्स एंड अर्बन हैबिटेट साफ तौर पर बताती है कि बुर्ज खलीफा जैसी घुमावदार इमारतों के लिए उनकी अत्यधिक ऊंचाई, उनकी अनोखी बनावट, स्थानीय मौसम और लगातार होने वाली सफाई की जरूरत ही इनके रखरखाव के सिस्टम को तय करती है। किसी एक बड़ी इमारत में केवल एक मशीन से काम नहीं चल सकता, उसे अलग अलग मेंटेनेंस जोन में बांटना पड़ता है। जरा एक मजदूर की रोज की ड्यूटी की मुश्किलों के बारे में सोचिए। वो सीधे बाहर नहीं कदम रख सकता। पहले सेफ्टी बेल्ट की जांच, फिर केबिन को चेक करना, बीएमयू को उसके गैरेज से बाहर निकालना और हवा के थपेड़ों से बचते हुए धीरे धीरे नीचे उतरना। जब तक वो कांच के उस पैनल तक पहुंचता है, उसकी शिफ्ट का एक बड़ा हिस्सा बीत चुका होता है। फिर सफाई शुरू होती है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना और अंत में सुरक्षित लौटने का लंबा सफर। जब कांच तक पहुंचने के लिए ही इमारत के ढांचे के भीतर करोड़ों डॉलर की मशीन को हमेशा के लिए फिट करना पड़े, तो फिर यह सफाई का काम सिर्फ एक सर्विस नहीं रह जाता, बल्कि ये खुद एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। क्या आप खुद को घंटों हवा में लटकाए रखना पसंद करेंगे ताकि जमीन पर खड़ा कोई सैलानी खिड़की के पार की एक साफ फोटो ले सके? ये एक ऐसा रोजमर्रा का काम है जिसका कोई अंत नहीं है, और रेगिस्तान से चलने वाली धूल भरी हवाएं ये पक्का करती हैं कि ये काम कभी खत्म ना हो। लेकिन धूल तो सिर्फ बाहरी और मामूली समस्या है जिसे आसानी से धोया जा सकता है। असली मुसीबत तो वो कमियां हैं जो इस धूल के नीचे छिपी हुई हैं, और उन्हें ढूंढना एक बेहद पेचीदा काम है जिसे नजरअंदाज करने का मतलब है बड़ी तबाही को दावत देना। इन इमारतों का बाहरी हिस्सा कोई ठोस दीवार नहीं है। ये दरअसल हजारों छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर बनाया गया एक बेहद पेचीदा ढांचा है। चलिए इसके एक छोटे से हिस्से को करीब से देखते हैं। इसमें कांच का पैनल है, एल्यूमिनियम का ढांचा है, कांच को पकड़कर रखने वाली रबर की सील है और छोटे खाली स्थानों को भरने वाला केमिकल लिक्विड है। साथ ही पानी निकालने वाले रास्ते, हुक और आपस में जुड़े जोड़ भी हैं। ये सभी हिस्से लगातार भारी तनाव से गुजरते हैं। इनका काम पानी को अंदर आने से रोकना और हवा के दबाव को संभालना है। इसके साथ ही जब सुबह की तेज धूप में इमारत तपती है और रेगिस्तानी रात में ठंडी होती है, तो इन्हें बिना कोई आवाज किए खिंचाव को झेलना पड़ता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये बारीक सुरक्षा परतें कमजोर होने लगती हैं और केमिकल अपनी लचक खो देते हैं। समय के साथ रबर की सील सूखकर टूटने लगती है। पानी निकालने वाले रास्तों में रेगिस्तानी धूल के बारीक कण जमा होकर उन्हें बंद कर देते हैं। हवा में लटकी हुई रखरखाव की टीमें ये मानकर नहीं चलती कि सब कुछ खराब हो चुका है, बल्कि वे लगातार किसी सुराग की तलाश में रहती हैं। वे आसमान में लटक कर एक तरह की बारीक जांच कर रही होती हैं ताकि मिलीमीटर जितनी छोटी दरार को भी पकड़ा जा सके, इससे पहले कि वो पूरे ढांचे के लिए कोई बड़ी मुसीबत बन जाए। अगर एक भी सील टूट गई तो पानी अंदर घुस जाएगा। अगर हुक कमजोर पड़ गया तो कांच का पूरा पैनल ही खतरे में आ जाएगा। यहां तक कि बीएमयू मशीनों को भी खुद को चालू रखने के लिए लगातार सर्विसिंग की सख्त जरूरत होती है ताकि वे हवा में सुरक्षित बनी रहें। क्या ऐसा हो सकता है कि अरबों डॉलर की इस इमारत की सबसे बड़ी और सबसे महंगी खराबी वो छोटी सी दरार हो जिसे नीचे सड़क पर टहल रहा कोई सैलानी कभी देख ही ना पाए? यहां हम हजारों ऐसे जुड़े हुए पुर्जों की बात कर रहे हैं जिनकी अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है। नीचे की दुनिया में जब जिंदगी सामान्य रूप से चल रही होती है, तब ऊपर हवा में इन पुर्जों की जांच करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलना पड़ता है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये बाहरी दीवार बिल्कुल ठीक काम कर रही है, साफ है और पानी से पूरी तरह सुरक्षित है, तब भी ये हर सेकंड एक भारी भरकम और अदृश्य बिल बना रही होती है। ये खर्च बिजली के बिल के रूप में सामने आता है। रेगिस्तान के बीच बनी कांच की ये आलीशान इमारत दरअसल एक बड़े शीश महल यानी ग्रीन हाउस की तरह काम करती है। सूरज की तेज रोशनी या तो इस कांच के पार निकल जाती है या फिर कांच के द्वारा सोख कर अंदर भेज दी जाती है। इस गर्मी को विज्ञान की भाषा में सोलर हीट गेन कहते हैं, जो अंदर की हवा को पूरी तरह गर्मा देती है।
अंदर रहने वाले लोगों को आराम देने के लिए इस गर्मी के हर 1 डिग्री तापमान को भारी भरकम एयर कंडीशनिंग मशीनों के जरिए लगातार बाहर फेंकना पड़ता है। ये कोई छोटा मोटा खर्च नहीं है। कांच का डिजाइन कैसा है, दीवारों और खिड़कियों का अनुपात क्या है, इमारत का रुख किस दिशा में है और बाहर छाया का इंतजाम है या नहीं, ये सब बातें तय करती हैं कि कूलिंग सिस्टम पर कितना जबरदस्त दबाव पड़ेगा। संयुक्त अरब अमीरात की इमारतों पर किए गए शोध से ये साफ पता चलता है कि खिड़कियों और छाया की सही व्यवस्था करने से बिजली की खपत को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन कई मशहूर टावर अंदर की ठंडक को बचाने के बजाय बाहरी खूबसूरती और खुले आसमान के नज़ारे को ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसके लिए जितनी बिजली की जरूरत पड़ती है वो होश उड़ाने वाली है। दुबई बिजली और पानी प्राधिकरण के मुताबिक साल 2024 में बिजली की कुल मांग 5.4% बढ़ गई, जो 59,000 गीगावाट आवर से भी ज्यादा थी। यहां यह साफ करना जरूरी है कि इस बढ़ती मांग का इकलौता कारण ये कांच के टावर नहीं है। शहर में आबादी तेजी से बढ़ रही है और आर्थिक विकास भी हो रहा है। लेकिन हर एक कांच की दीवार इस बात को सीधे प्रभावित करती है कि इमारत को अंदर की गर्मी बाहर फेंकने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। छतों पर लगी बड़ी बड़ी कूलिंग मशीनें बिना रुके दिन रात लगातार चल रही हैं। किसी आलीशान टावर से होने वाली कमाई का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ इसलिए फूंक दिया जाता है ताकि सूरज की गर्मी का मुकाबला करके कांच के पीछे की हवा को सांस लेने लायक बनाया जा सके। ये गर्मी लगातार बाहर से दबाव डालती रहती है, लेकिन दुबई में यहां की बनावट सिर्फ तपते रेगिस्तान की गर्मी से ही नहीं लड़ रही है। इसकी जंग एक और बहुत खतरनाक दुश्मन से है, जो पानी से पैदा होता है और इमारतों को अंदर ही अंदर गला देता है। दुबई समुद्र के किनारे बसा शहर है। यहां पानी के खूबसूरत नज़ारे, जो जमीन की कीमतों को आसमान पर पहुंचाते हैं, अपने साथ एक गंभीर रासायनिक आफत भी लेकर आते हैं। खाड़ी से उठने वाली हवाओं में भारी नमी और नमक के बेहद बारीक कण होते हैं। किसी भी इमारत की बर्बादी इस बात पर निर्भर करती है कि वो पानी के कितनी करीब है और हवा का रुख क्या है। आज आप और मैं मिलकर इस चमचमाती दुनिया के पीछे छिपे एक ऐसे सच को खंगालेंगे जिसे अक्सर छुपाया जाता है। समुद्र की हवाओं में घुला नमक और नमी किसी गगनचुंबी इमारत को तुरंत असुरक्षित नहीं बनाते, लेकिन वे एक अदृश्य दीमक की तरह काम करते हैं जो रखरखाव के खर्च को बढ़ा देता है। इस नमकीन वातावरण के कारण जंग लगाने वाले तत्वों को हटाने के लिए लगातार सफाई और बाहरी धातु के हिस्सों की बारीक जांच करना बेहद जरूरी हो जाता है। मेंटेनेंस टीमों को लगातार सुरक्षात्मक कोटिंग्स के खराब होने पर नजर रखनी होती है। क्या समंदर धीरे धीरे उस वास्तुकला पर वापस कब्जा कर रहा है जिसे इंसानों ने उसे चुनौती देने के लिए बनाया था? अगर किसी टावर की बाहरी खूबसूरती के लिए खुली धातु का इस्तेमाल किया गया है, तो उसके हर एक इंच को इस लगातार होने वाले नुकसान से बचाना बेहद जरूरी है। वही खूबसूरत तटीय नज़ारा जो इन आलीशान टावरों को बेचने में मदद करता है, असल में वही ताकत है जो इसे मौसम की मार से बचाने के दैनिक खर्च को बेतहाशा बढ़ा देती है। आप बेहतरीन धातु की मिश्र धातुएं तैयार कर सकते हैं या आधुनिक एरोस्पेस स्तर की सुरक्षात्मक कोटिंग लगा सकते हैं, लेकिन समय के साथ समंदर हमेशा अपना हक मांगता ही है। सुरक्षा की ये सभी परतें, जैसे लगातार कांच की सफाई, सीलेंट की बारीक जांच, कूलिंग सिस्टम का प्रबंधन और जंग पर काबू पाना, सब कुछ सिर्फ एक ही बुनियादी चीज पर निर्भर करता है। वे निर्भर करते हैं उस इंसान पर जो इस खूबसूरत तस्वीर से बाहर अपनी जान जोखिम में डालकर खड़ा होता है। इस कांच की दीवार के पीछे के सच को सुनिए। ये ऊंचाई पर सुरक्षा रस्सियों से टकराती तेज हवाओं का शोर है। एंकर पॉइंट में फंसते धातु के काराबिनर की तेज आवाज है और नीचे उतरते समय वायरलेस रेडियो से आती आवाजें हैं। हम दूर से दुबई की गगनचुंबी इमारतों की भव्यता को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन यही वो पल है जब ये भव्यता किसी काल्पनिक स्मारक जैसी नहीं लगती, बल्कि एक कठोर भौतिक सच्चाई बनकर सामने आती है। डाउनटाउन दुबई की हर एक बेदाग तस्वीर पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि कोई इंसान सुरक्षा हार्नेस पहनकर छत के किनारे से नीचे कदम रखे। जरा इन कामगारों के काम को करीब से देखिए। वे अपनी रस्सियों की मजबूती की जांच करते हैं, क्रेडल की मैकेनिकल सुरक्षा को परखते हैं। वे वहां के स्थानीय मौसम को भांपते हैं, क्योंकि जमीन पर हवा की रफ्तार इन विशाल इमारतों के बीच चलने वाले खतरनाक झोंकों के सामने कुछ भी नहीं होती। वे धीरे धीरे नीचे उतरते हैं,
सफाई करते हैं, छोटे मोटे नुकसान को दर्ज करते हैं और मरम्मत टीमों को इसकी सटीक जानकारी भेजते हैं। वे गगनचुंबी इमारतों के बीच बनी इस कृत्रिम घाटी में चक्कर आने वाली ऊंचाइयों का सामना करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इस रखरखाव की असली कीमत सिर्फ पानी, रसायन या बदलने वाले पुर्जों तक सीमित नहीं है। इसकी असली लागत तो कुशल और विशेषज्ञ श्रम है। इसके पीछे कड़ा सुरक्षा प्रशिक्षण और आपातकालीन बचाव के कड़े नियम छिपे हैं। जब हवाएं बहुत तेज हों या झुलसा देने वाली गर्मी हो तो काम बंद करना पड़ता है और काम के घंटे बर्बाद होते हैं। जरा सोचिए, क्या आप सिर्फ एक इमारत को चमकाने के लिए 100वीं मंजिल के किनारे से बाहर कदम रखेंगे, वो भी सिर्फ एक धातु की पटरी और पतले केबल के भरोसे? एक अकेली इमारत के लिए इस वित्तीय और मानवीय जिम्मेदारी को संभालना आसान हो सकता है, कोई अमीर डेवलपर इस खर्च को उठा सकता है। लेकिन जब हम व्यापक स्तर पर देखते हैं तो पूरा गणित ही बदल जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट के बजट में निर्माण की लागत केवल एक बार दिखाई देती है, लेकिन इसे चलाने और संभालने का खर्च हर साल लौट कर आता है और लगातार बढ़ता ही जाता है। हम अक्सर इन गगनचुंबी इमारतों को निर्माण के चमत्कार के रूप में देखते हैं, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो इनकी हकीकत कुछ अलग है। जब भी दुबई के क्षितिज पर कांच का एक नया टावर खड़ा होता है तो वो केवल एक संपत्ति का निर्माण नहीं कर रहा होता, बल्कि वो एक स्थायी और कभी न खत्म होने वाली जिम्मेदारी को भी जन्म दे रहा होता है। हर नए उद्घाटन समारोह के साथ लाखों वर्ग मीटर का ऐसा बाहरी हिस्सा जुड़ जाता है जिसकी सफाई जरूरी है, हजारों रबड़ के गास्केट जुड़ जाते हैं जिनकी जांच होनी है, और नई बिल्डिंग मेंटेनेंस यूनिट मशीनें जुड़ जाती हैं जिनकी सर्विसिंग समय पर की जानी जरूरी है। ये सब बिजली के ग्रिड पर एयर कंडीशनिंग और कूलिंग का भारी बोझ भी बढ़ा देता है। इसके साथ ही और अधिक प्रशिक्षित तकनीशियनों, बदलने वाले पुर्जों और कानूनी जिम्मेदारियों की जरूरत खड़ी हो जाती है। नई इमारत शुरू में तुरंत फायदा पहुंचाती है, ये पूरी दुनिया का ध्यान खींचती है, प्रॉपर्टी की बिक्री बढ़ाती है, टिकटें बेचती है और ताकत का प्रदर्शन करती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, पुरानी इमारतों का रखरखाव भी उतनी ही शिद्दत से करना पड़ता है। वे लगातार बिजली की खपत करती रहती हैं। उन्हें नए पुर्जों, बाहरी मरम्मत और महंगे बीमा प्रीमियम की आवश्यकता होती है। ये जिम्मेदारी लगातार बढ़ती जाती है। एक टावर जिसे बार बार होने वाले कामों की संख्या से गुणा करें, फिर संचालन के वर्षों से गुणा करें और अंत में शहर में तेजी से बढ़ती इमारतों की संख्या से गुणा करें। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि आखिर किस हद के बाद एक और शानदार इमारत का निर्माण फायदे से ज्यादा लंबे समय का बोझ बन जाता है? क्या कोई शहर अपनी इमारतों की ऊंचाई को उसके आर्थिक और जरूरी सिस्टम से ज्यादा तेजी से बढ़ा सकता है? ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारे पास ऐसा कोई सार्वजनिक सबूत नहीं है कि दुबई ने इस सीमा को पार कर लिया है। ऐसा कोई केंद्रीय बहीखाता नहीं है जो ये दिखाए कि शहर रखरखाव के कर्ज में डूब रहा है। लेकिन कोई एक सरकारी आंकड़ा न होने का मतलब ये नहीं है कि ये जिम्मेदारी छोटी है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये खर्च अलग अलग जगहों पर बटा हुआ है। ये भारी वित्तीय बोझ व्यक्तिगत संपत्ति मालिकों, होटलों, बिजली प्रदाताओं और मेंटेनेंस कंपनियों के बीच बिखरा हुआ है। ये शहर हजारों अलग अलग बहीखातों में इस खर्च को चुपचाप छुपा रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि काम का ये विशाल बोझ लगातार जमा हो रहा है। जैसे जैसे इन इमारतों का भौतिक दायरा बढ़ रहा है, शहर इस अंतहीन चक्र को तोड़ने के तरीके खोजने के लिए मजबूर हो रहा है। अगर इंसानी मेहनत और बिजली की लागत लगातार बढ़ रही है, तो क्या तकनीक इस भारी खर्च को कृत्रिम रूप से कम कर सकती है? दुबई अपनी वास्तुकला के इस गणित को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। रियल एस्टेट और निर्माण उद्योग इस बोझ को संभालने के लिए सक्रिय रूप से उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल इमारतों में उच्च प्रदर्शन वाले शीशों और गतिशील बाहरी छाया प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है, जिन्हें सूरज की गर्मी को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि बिजली के ग्रिड पर एयर कंडीशनिंग का बोझ कम किया जा सके। अब कांच पर धूल और गंदगी को रोकने वाली नैनो कोटिंग लगाई जा रही है, ताकि इंसानों द्वारा बार बार की जाने वाली सफाई के बीच के समय को बढ़ाया जा सके। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इमारतों की जांच करने के तरीके में बड़ा बदलाव आ रहा है। पानी के रिसाव का पता लगाने के लिए क्रेन में इंसान को भेजने के बजाय अब कंपनियां हाई रेजोल्यूशन वाले थर्मल कैमरों से लैस स्वायत्त ड्रोन का उपयोग कर रही हैं। ये ड्रोन किसी भी इमारत के बाहरी हिस्से की थर्मल मैपिंग कुछ ही घंटों में कर सकते हैं, जिससे बिना किसी मानवीय जान को खतरे में डाले
खराब सीलेंट और छुपे हुए पानी के रिसाव का पता लगाया जा सकता है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर अब सेंसर के डेटा का उपयोग करके इंजीनियरों को ठीक ठीक बताता है कि कोई खास पुर्जा कब खराब होने वाला है। लेकिन इससे एक नया विरोधाभास खड़ा होता है। क्या ऑटोमेशन वाकई रखरखाव के खर्च को पूरी तरह खत्म कर देता है, या ये सिर्फ उस खर्च के एक बड़े हिस्से को नई पीढ़ी की मशीनों में ट्रांसफर कर देता है? एक ड्रोन सीधे शारीरिक श्रम को तो कम कर देता है, लेकिन इसे उड़ाने के लिए लाइसेंस प्राप्त पायलटों, डेटा विश्लेषकों और बैटरी के रखरखाव की जरूरत होती है। एक हाईटेक सेंसर नेटवर्क जांच के समय को कम कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब दीवार के भीतर हजारों इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे लगे हैं जो समय के साथ खराब होंगे और जिन्हें बदलने की आवश्यकता होगी। तकनीक इस रखरखाव को अधिक कुशल और सुरक्षित तो बना सकती है, लेकिन ये इस बुनियादी जिम्मेदारी को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। इमारत अभी भी उसी कठोर वातावरण में खड़ी है और उसे देखभाल की जरूरत है। इसके साथ ही हम शहर की उस अंतिम सच्चाई पर वापस आते हैं कि दुबई पर किसी तरह के संरचनात्मक विनाश का कोई खतरा नहीं है। इस शहर के पास बेहतरीन इंजीनियरिंग प्रतिभा, असीमित पूंजी भंडार, आधुनिक तकनीकी बुनियादी ढांचा और विशाल अनुभव मौजूद है, जो इन बेहद ऊंची इमारतों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। लेकिन दुबई ने जानबूझकर एक ऐसा आर्थिक मॉडल चुना है जहां उसकी पूरी चमक, उसका लग्जरी ब्रांड और उसका वैश्विक आकर्षण पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हजारों विशाल मैकेनिकल और ढांचागत प्रणालियां हमेशा बिल्कुल सही तरीके से काम करती रहें। कांच हमेशा पूरी तरह साफ और पारदर्शी होना चाहिए। दीवारों के जोड़ हमेशा वाटर टाइट होने चाहिए ताकि पानी न रिस सके। कूलिंग सिस्टम को रेगिस्तान की भीषण गर्मी को लगातार बाहर फेंकना होगा और इन हवा में लटके हुए कामगारों को बिना रुके लगातार इन विशाल टावरों के चक्कर लगाते रहने होंगे ताकि इस चमचमाती दुनिया की शान बनी रहे। किसी भी इमारत का निर्माण एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन उसके रखरखाव का काम कभी खत्म नहीं होता। मचान हटा लिए जाते हैं और बिल्डर अगले बड़े प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन इस वास्तुकला की असली कीमत तो बस अब शुरू होती है। क्या होगा अगर दुबई की असली वास्तुकला की सीमा इस बात से नहीं मापी जाती कि वो कितना ऊंचा बना सकता है, बल्कि इससे कि वो एक ही समय में इस विशालकाय शहर के कितने हिस्से का रखरखाव कर सकता है। इस खोजी रिपोर्ट में हमने दुबई की इमारतों के बार बार होने वाले खर्चों की जांच की है। दुबई की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती वे इमारतें नहीं हैं जो अभी बननी बाकी हैं, बल्कि वे अदृश्य प्रणालियां हैं जो पहले से ही दिन रात चल रही हैं। अगली बार आप और मैं मिलकर शहर के किस छिपे हुए सिस्टम की जांच करें, हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं।